नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में जो हुआ है उसका देश और प्रदेश में भारी राजनीतिक असर रहेगा। न केवल कांग्रेस और भाजपा के लिए उत्तराखंड के अर्थ गंभीर है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक कसौटियों में भी कई सोचने वाली बातें हैं। फिर जाहिर हुआ कि लीडरशिप की सोच और पार्टियों का व्यवहार भारत के लोकतंत्र में कुछ भी करवा सकता है। बहरहाल अब सवाल है कि कांग्रेस और भाजपा ने उत्तराखंड से क्या सीखा और क्या समझा। मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या अपने आप को बदलेंगे? क्या विधानसभा के जल्द चुनाव की सोचेंगे? निसंदेह कांग्रेस में उनकी स्थिति बेहतर हुई है। सारे घटनाक्रम का लाभ हरीश रावत को मिलेगा। उन्हें कमान और छूट अधिक मिलेगी। हरीश रावत विधानसभा के जल्दी चुनाव करवा सकते हैं। यूं विधानसभा के चुनाव में अभी कई महीने हैं, मगर प्रदेश पूरी तरह चुनावी मोड में रहना है। हरीश रावत सरकार जो भी काम करेगी वह चुनावी मकसद से होगा। उधर भाजपा अपनी शिकस्त को भुला नहीं पाएगी। रावत सरकार के खिलाफ उसकी राजनीति और अधिक आक्रामक बनेगी। भाजपा में प्रदेश नेताओं की भीड़ बढ़ गई है। उसे कांग्रेस के बागी नेताओं और विधायकों को संभाले रखना होगा। भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्रियों, कांग्रेस से आए नेताओं की इतनी भारी भीड़ बनी है कि आला कमान के लिए इनका प्रबंधन मुश्किल होगा। ताजा संकट से कांग्रेस में नेतृत्व का फैसला हुआ है, वहीं भाजपा के प्रदेश नेताओं में खींचतान बढ़ेगी। उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल और दोनों पार्टियों की अंदरूनी स्थिति में कई नए फैक्टर जुड़े हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तराखंड में समय से पहले विधानसभा भंग किए जाने की चर्चा है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि चुनाव समय पर ही होगा, लेकिन जानकार सूत्रों के मुताबिक पार्टी के आला राष्ट्रीय नेता चाहते हैं कि विधानसभा जल्दी भंग हो जाए। बताया जा रहा है कि कानूनी जानकारों की राय के आधार पर पार्टी ऐसा चाहती है। जल्दी विधानसभा भंग करने का एक कारण ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता का मामला अदालत में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि अगर उसका फैसला बागी विधायकों के पक्ष में जाता है तो उत्तराखंड विधानसभा में एक और शक्ति परीक्षण हो सकता है। कांग्रेस को पता है कि अगर 9 विधायकों को वोटिंग का अधिकार मिला तो वो सदन में विश्वास मत हार जाएगी। इसलिए ऐसी नौबत आने से पहले ही राज्य सरकार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकती है, ताकि भाजपा को सरकार बनाने और अपनी कार्यवाहक सरकार की देखरेख में चुनाव कराने का मौका न मिले। विधानसभा जल्दी भंग कराने का दूसरा कारण हरीश रावत के प्रति पैदा हुई सहानुभूति को भुनाने का है। कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो इस घटनाक्रम से खत्म हुई है, और अगर अभी चुनाव हो जाए तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा। उत्तराखंड में अगले साल जनवरी-फरवरी में चुनाव होना है। अगर कांग्रेस जल्दी चुनाव चाहती है तो अभी विधानसभा भंग करनी होगी। 1-2 महीने की भी देरी हुई तो चुनाव समय पर ही होंगे। विधानसभा भले पहले भंग हो जाए। उत्तराखंड में भाजपा की इमेज को जबरदस्त धक्का लगा है, लेकिन भाजपा और यहाँ तक कि संघ से जुड़े कुछ नेता व पदाधिकारी इस पर कमाल की सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण से पार्टी को फायदा हुआ है। यह समझाने के लिए उनके पास तर्क भी है। सोशल मीडिया में सक्रिय भाजपा व संघ समर्थक इस तर्क का प्रसार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकरण में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या 36 से घटकर 27 पर आ गई और बैठे बैठे भाजपा को 9 विधायकों का फायदा हो सकता है। कांग्रेस ने भाजपा से पहले से नाराज चल रहे भीमलाल आर्य को अपने साथ किया तो भाजपा उनकी विधायक रेखा आर्य को अपने साथ ले आई, यानी वहाँ हिसाब बराबर रहा है। भाजपा के कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि पार्टी को वहाँ अपनी सरकार नहीं बनानी थी। सरकार बनाने पर पार्टी के कई नेताओं के बीच मुख्यमंत्री बनने के लिए घमासान हो जाता, जिसका नुकसान अगले चुनाव में होता। इसलिए अच्छा हुआ कि कांग्रेस विश्वास मत जीत कर वापस सरकार में आ गई। उनका यह भी कहना है कि विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत के रूप में 2 मजबूत नेता भाजपा के साथ जुड़े हैं, जिससे ठाकुर और ब्राह्मण दोनों मतदाताओं के बीच भाजपा का आधार बढ़ेगा। इसके अलावा गढ़वाल और कुमायूं दोनों इलाकों में भाजपा को अपनी पकड़ मजबूत बनाने का आधार मिला है, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में दिखेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस की दशा सुधारने के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें एक प्रयोग ये भी है कि वे पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं, पूर्व सांसदों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े सभी नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कुछ लोगों के साथ अनौपचारिक मुलाकात में कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र में जीत सकने वाली सीट की तलाश कर रही हैं। ऐसी तलाश
पार्टी के कई पूर्व सांसदों और मंत्रियों को है। बताया जा रहा है कि आरपीएन सिंह भी अपनी पुरानी सीट से लड़ने की तैयारी कर रही हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक सलमान खुर्शीद चाहते हैं कि उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद चुनाव लड़े, लेकिन प्रशांत किशोर चाहते हैं कि सलमान खुर्शीद खुद लड़ें। झांसी में राहुल गांधी के करीबी प्रदीप जैन आदित्य भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री को चुनाव से पहले हटाया जाना तय बताया जा रहा है, लेकिन हटने के बाद उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ना होगा। बेनी प्रसाद वर्मा ने पिछली बार अपने बेटे को लड़ाया था, लेकिन इस बार उनको भी लड़ने के लिए कहा जा सकता है। पूर्व सांसदों के अलावा जो नेता पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उन सबको इस बार विधानसभा लड़ने के लिए कहा जाएगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिर विरोधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के अपने चुनाव अभियान की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी से किया। हिंदुओं की सबसे पवित्र नगरी काशी में नीतीश कुमार का स्वागत अर्जुन के रूप में किया गया। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में जो होर्डिंग्स लगाई थी, उसमें नीतीश कुमार को रथ पर सवार अर्जुन की तरह दिखाया गया था और उनके सारथी शरद यादव को कृष्ण के रूप में दिखाया गया था। बहरहाल नीतीश कुमार ने अपने अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नीतीश ने एक बार फिर संघ मुक्त भारत का नारा दोहराते हुए कहा कि उनका लक्ष्य संघ मुक्त भारत और शराब मुक्त समाज बनाने का है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है और वे दूसरे राज्यों में इसे लागू करने का अभियान चला रही हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या में जदयू के कार्यकर्ता जुटे थे। बिहार के दर्जनों नेताओं ने पहले से वहां डेरा डाला था। 2 सांसदों केसी त्यागी और आरसीपी सिंह ने इसकी तैयारियों का जिम्मा संभाला था। मशहूर कारोबारी विजय माल्या की मुसीबत बढ़ सकती है। उनके खिलाफ धन शोधन के मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी कराने की पहल की है। ईडी ने इंटरपोल से माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की है। ये नोटिस अंतर्राष्ट्रीय वारंट की तरह है। गौरतलब है कि माल्या भारतीय बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपया चुकाए बगैर देश छोड़कर चले गए हैं और ब्रिटेन में रह रही हैं। ईडी की ओर से बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वे हाजिर नहीं हो रही हैं। भारत सरकार ने ब्रिटेन से औपचारिक रूप से आग्रह किया था कि वो माल्या को अपने देश से निकाल दे, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि माल्या उसके यहाँ वैध पासपोर्ट आए थे और भले ही अब भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है, लेकिन ब्रिटेन के नियमों के मुताबिक अब उनको देश से नहीं निकाला जा सकता है। ब्रिटेन ने भारत से प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू करने को कहा है। राज्यसभा में हाल में मनोनीत सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का नया निशाना रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन है। भारत के उद्योग धंधों में मंदी और रोजगार के अवसर नहीं बनने के लिए रघुराम राजन को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वामी ने कहा है कि ब्याज दर ऊंची रखकर महंगाई घटाने और अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने का राजन का प्रयास फेल हो गया है। इससे उद्योग धंधे ठप हुए हैं और रोजगार की संभावना खत्म हुई है। स्वामी ने कहा कि उनको लग रहा है कि रघुराम राजन इस देश के लिए ठीक नहीं है और उनको तत्काल सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करके वापस शिकागो भेज देना चाहिए। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के हनुमंत राव ने कहा कि स्वामी को ही विदेश जाकर पढ़ाना चाहिए ताकि राज्यसभा में रोज रोज होने वाली अव्यवस्था और ब्लैकमेलिंग से छुटकारा मिले। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दिलाने के बाद भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने आज एक और परंपरा तोड़ी। कड़ी सुरक्षा के बीच वे अपनी महिला सहयोगियों के साथ मुंबई के हाजी अली दरगाह में गई। इससे पहले एक बार इस दरगाह में प्रवेश का उनका प्रयास विफल हो गया था। हालांकि वे मजार सहित उन जगहों पर नहीं जा सकी जहां हाजी अली ट्रस्ट ने उनको इजाजत नहीं दी है। बाद में तृप्ति देसाई ने कहा कि उन्होंने दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के लिए दुआ मांगी। इससे पहले जब 28 अप्रैल को उनको दरगाह में जाने से रोका गया था, तब उन्होंने कहा था कि वे अगली बार बिना बताए दरगाह में जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर दोगुना करने के लिए दायर की गई एक याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। भाजपा के नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर और जस्टिस आर भानुमति ने कानून व न्याय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करके जजों की संख्या दोगुनी की जाए। इसमें राष्ट्रीय न्याय आपूर्ति और कानूनी सुधार मिशन की परामर्श परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को उलटकर इतिहास कायम किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी देखरेख में विधानसभा में शक्ति परीक्षण करके कार्यपालिका को शीर्षासन करवाया। इन सब घटनाओं का उत्तराखंड की जनता पर गहरा असर हुआ होगा। यूं भी उत्तराखंड के लोग राजनीतिक तौर पर काफी सजग हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार के बहुमत पर मुहर लगने के बाद हरीश रावत ने भाजपा के प्रति कोई दुर्भावना नहीं दिखाने के अंदाज में कहा कि अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। रावत की बात से यह माना जा सकता है कि मौजूदा विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में यह तीसरा अध्याय है। पहला अध्याय चुनाव बाद का था, जब लोकप्रिय पसंद होने के बावजूद कांग्रेस ने हरीश रावत के बजाय विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया था। दूसरा अध्याय तब शुरू हुआ जब मजबूरी में बहुगुणा को हटाकर रावत लाए गए, और तीसरा अध्याय अब शुरू हुआ जब विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी से बाहर हो गए हैं और कांग्रेस के भीतर रावत का एक छत्र राज स्थापित हो गया है। अब कांग्रेस के भीतर रावत का विरोधी कोई नहीं है। इंदिरा हृदयेश या प्रीतम सिंह जैसे नेता तभी खड़े हो सकते हैं जब उनको दिल्ली से शह मिले, और इस समय दिल्ली में कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि रावत के मुकाबले किसी को खड़ा किया जाए। इसलिए अगले साल होने वाले चुनाव तक हरीश रावत की एक छत्र सत्ता है और चुनाव में भी वे अपने हिसाब से उम्मीदवार तय करेंगे और रणनीति बनाएंगे। उससे पहले बचे हुए 8-9 महीने में उनको बहुत काम करना है। उनको पता है कि सिर्फ रणनीति या सहानुभूति के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति सद्भाव दिखाते हुए उम्मीद जताई है कि उन्हें केंद्र से मदद मिलेगी। उनको यह भी अंदाजा है कि कांग्रेस के कई मजबूत नेता पाला बदलकर भाजपा की ओर चले गए हैं। चाहे सतपाल महाराज हों या बहुगुणा या हरक सिंह रावत, इन तमाम हरीश रावत विरोधियों का कांग्रेस छोड़कर जाना एक तरह से उनके लिए अच्छी बात है, तो चुनावी राजनीति में खतरनाक भी है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जातियों की अस्मिता और नेताओं की निजी पहचान बहुत मायने रखती है। इस लिहाज से कांग्रेस से अलग हुए तमाम नेताओं की अपनी पहचान और अपना आधार है, सो वे अगले चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनौती हो सकते हैं। उससे पहले भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती हो गई है। राष्ट्रपति शासन लगाने और 9 विधायकों के बागी होने के बाद भी हरीश रावत के सत्ता में लौटने से उनका अपना कद बहुत बढ़ गया है, तो दूसरी ओर विफलता की वजह से भाजपा में कलह बढ़ने की संभावना पैदा हो गई है। अभी से सारे नेता विफलता का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने लगे हैं। भाजपा में पहले से भुवन चंद्र खंडूरी बनाम रमेश पोखरियाल, निशंक बनाम भगत सिंह कोश्यारी की खेमेबाजी की चर्चा होती रहती थी। अब अगर कांग्रेस छोड़कर आए सारे नेता भाजपा में शामिल होते हैं तो यह खेमेबाजी और बढ़ जाएगी। इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत जैसे नेता क्या करेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट से उनकी सदस्यता का फैसला नहीं होता है तब तक वे पार्टी बदल नहीं करेंगे। यह भी संभव है कि वे अलग पार्टी बनाकर चुनाव में उतरें और चुनाव बाद मोल भाव करेंगे। एक संभावना यह भी है कि चुनाव नजदीक आने पर वे भाजपा में शामिल हो जाए। हर स्थिति में भाजपा के लिए संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए अपने पुराने और नए नेताओं में तालमेल बैठाने की मुश्किल भी आएगी। सो आगे उत्तराखंड में भाजपा की राह आसान नहीं है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चले नाटक से सरकार, न्यायपालिका और हमारे राजनीतिक दलों की इज्जत पर आंच आई। कालिक सबके मुंह पर लगी, कोई साबुत नहीं बचा। पर प्रदेश की जनता और सार्वजनिक बहस में सारे घटनाक्रम का क्या असर हुआ होगा, इससे प्रदेश में कैसी राजनीतिक हवा बनी होगी, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय सेतिया है। हरीश रावत और कांग्रेस आला कमान क्या सोच रहा होगा, क्या आगे की राजनीति तय कर रहा होगा? मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी चुनाव में जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी 2 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक तो ये पेंडिंग है कि इसकी संवैधानिकता क्या थी, राष्ट्रपति राज लगाने की संवैधानिक ब्रेकडाउन हुआ था या नहीं हुआ था, ये अभी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। दूसरा, उन 9 विधायकों की सदस्यता का मामला है। फिर ये जो विश्वास मत हुआ, इस विश्वास मत में 2 और विधायक घेरे में आ चुके हैं, एक भीमलाल आर्य भाजपा का और एक रेखा आर्य कांग्रेस की। तो स्थिति बड़ी डामाडोल है, इसलिए ये चाहेंगे कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आए, इस विधानसभा को भंग करके और चुनाव में जाया जाए। नहीं, लेकिन इसमें फिर खतरा क्या ये नहीं होता कि भाजपा, क्योंकि अगर अकेले उत्तराखंड का 6 महीने बाद चुनाव हो, किसी और दूसरे राज्य के साथ में नहीं हो, तय समय के अनुसार उत्तर प्रदेश या पंजाब के साथ नहीं हुए, तो भाजपा आला कमान पूरी ताकत लगा के, अपनी पूरी प्राण प्रतिष्ठा दांव पर लगा के कांग्रेस को मतलब के लिए संकट पैदा नहीं कर देगा। अगर उसको ही आधार माने तो बिहार में क्या हुआ था, वहां भी पूरी ताकत लगाई गई थी। वो ताकत जो है अभी बंगाल और असम में भी लगाई गई है, वो भी सामने। उत्तराखंड की जो बुनावट है, जैसा जातीय समीकरण है, तमाम जो बातें हैं उसमें कांग्रेस ऐसा नहीं है मतलब कि भाजपा के सामने। इसको आप दूसरी दृष्टि से देखिए। अभी
हरीश रावत निर्विवाद नेता हो चुके हैं कांग्रेस के। हाँ। जो उनके विरोधी थे वो सब निकल चुके हैं। वो एक लीडरशिप के तौर पर एस्टेब्लिश हो गए और अभी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कोई उनको चैलेंज नहीं है किसी तरह का। दूसरी तरफ भाजपा में कोई एक नेतृत्व नहीं है, वहां 3 नेता हैं और अभी तय नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि चुनाव तक ये तय नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। मतलब वहां नेताओं की ज्यादा भीड़ अब भाजपा की मुख्य नंबर 1 समस्या हो गई है। लेकिन ये उससे बड़ी समस्या ये है अभी कि बहुगुणा क्या करेंगे, हरक सिंह रावत क्या करेंगे, क्या भाजपा उनको एक्सेप्ट करने वाली है? अगर एक्सेप्ट करने वाली है तो पिछले चुनाव और इस चुनाव में इतना अंतर आ चुका है कि 3 भाजपा के नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार पहले थे, 3 अब और हो गए हैं, जिसमें सतपाल महाराज, बहुगुणा और हरक सिंह रावत। 6 दावेदार इधर हो गए, 6 दावेदार इधर हैं। तो क्या स्थिति बनने वाली है? मान लो चलो ये 9 लोग अगर नहीं भी भाजपा में आते हैं और ये तीसरा अपना एक मोर्चा बनाकर के चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी भी वहां पर जा रही है, तो एक तरह से चौकोना चुनाव हो जाएगा। और उस चौकोने चुनाव में इस समय जो वहां की जनता है वो त्रस्त है भ्रष्टाचार से। इस भ्रष्टाचार का नुकसान जहां इनको होएगा उतना ही नुकसान जो है ये अलग अलग गुटों के चुनाव के होने नहीं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, भ्रष्टाचार का अगर मुख्य कोर इशू है तो भाजपा के पास खंडूरी जो वो उनकी इमेज, और मेरे ख्याल से भाजपा में एक नेता तो ऐसा है जिसके आधार पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है। जी, अगर भाजपा ये तय कर ले कि खंडूरी के नेतृत्व में जाना है तो निश्चित रूप से हरीश उससे बहुत ही पीछे चले जाएंगे और भाजपा फिर बहुत आगे। नहीं, लेकिन आपके अनुसार ये पूरे शक्ति परीक्षण और जो राजनीतिक बवाल हुआ उसमें जनता के बीच में करप्शन नंबर 1 मुद्दा होगा, या ये राजनीतिक अस्थिरता और जो चालबाजी की जो राजनीति हुई वो ज्यादा नंबर 1 इशू होगा इस समय? मुझे लगता है कि कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि मुद्दा बने भाजपा ने जो कुछ किया उसको बनाया जाए मुद्दा, और भाजपा ये कोशिश करेगी कि करप्शन को मुद्दा बनाया जाए। लेकिन इस समय जो हम पूरे इस जो सोशल मीडिया पे देखते हैं और वहां के लोगों को जो रिएक्शन देख रहे हैं उसमें इस समय भ्रष्टाचार मुद्दा बनके उभर के सामने आ गया है। नहीं, अगर वो स्थिति है तो फिर कांग्रेस के लिए जवाब देना मतलब ज्यादा मुश्किल होगा बनिस्बत भाजपा के मुकाबले। लेकिन पहले मैंने कहा कि भाजपा का नेतृत्व बटा हुआ है बहुत ज्यादा और चुनाव चुनाव में कांग्रेस आगे चली जाएगी। लेकिन अगर भाजपा ने अपना सही नेतृत्व चुन लिया और एक सामने ध्येय रख दिया कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, जैसे पिछली बार किया था। पिछली बार जब मुख्यमंत्री का सामने भुवन चंद्र खंडूरी को रखा गया था तो जो 3 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि भाजपा 10-12 पे जाकर के टिकेगी, वो भाजपा जाकर के 30 पे गई। 30 और 31 इतना तो अंतर था, या 31 और 32 इतना ही तो अंतर था। तो वो वहां तक खंडूरी ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज भी खंडूरी ऐसे नहीं, लेकिन उनकी उम्र का फैक्टर और वो नहीं हो कि भाई वो अब लीडरशिप दे नहीं सकते हैं, समर्थन के बावजूद ये जो सारा जितना क्राइसिस इस समय आया था, इस क्राइसिस के अंदर वो बिल्कुल अलग रहे, वो किसी विवाद में नहीं आए हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सैटरडे संडे हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वर्सेस मुख्यमंत्री हो या इंदिरा हृदयेश और ये तमाम जो पुराने चेहरे हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं तो अभी भी है। देखिए वहां कांग्रेस में फूट या जर्जरता ज्यादा गंभीर कई बार लगती है। उत्तराखंड की राजनीति बहुत कुटिल राजनीति है। इस समय हरीश रावत के सामने कांग्रेस में कोई उनको चुनौती दे सकता है तो खैर अब नहीं है, एकमात्र इंदिरा हृदयेश है। तो अभी तो लोगों का यही कहना शुरू हो गया है कि जो एकमात्र विकल्प हरीश रावत के सामने बचा हुआ है वो इस बार चुनाव में हार जाएगा। नहीं, लेकिन जो किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष उसने भी इतने लंबे समय से मतलब कांग्रेस में ऐसा नहीं, और भी नेता तो है। नहीं, किशोर उपाध्याय उस लेवल का नेता नहीं, लेकिन कास्ट के हिसाब से उत्तराखंड के अंदर ब्राह्मण और राजपूत की दोनों जो धुरियां हैं उसमें तो कांग्रेस के पास और बीजेपी से अगर तुलना करें तो कांग्रेस के पास भी नेता तो है। अब आपने राजपूत ब्राह्मण की इशू को उठा लिया है तो मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। ये पूरा सारा जो संकट खड़ा हुआ कांग्रेस के अंदर, ये गढ़वाल और कुमायूं का है और ब्राह्मण और ठाकुर का है। और इस समय गढ़वाल सारा का सारा जो है वो हरीश रावत के खिलाफ हुआ पड़ा है, क्योंकि नेतृत्व जो है वहां पर कुमायूं में मिला है। कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री बने, दोनों कुमायूं से हुए। एक बार ये बहुगुणा थोड़ी देर के लिए बने थे और उनके खिलाफ कुमायूं वाले ने वो बगावत किया। तो अभी आप देखें अगर तो जो सीटें हैं कुमायूं की वो बहुत कम है और गढ़वाल की करीब 1.5 गुना सीटें हैं। तो गढ़वाल इस वक्त इस चुनाव में डोमिनेट करेगा और वो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। अगर भाजपा का नेतृत्व सही हुआ तो भाजपा का जीत आसान है।
इसलिए ये चुनाव का फैसला कुल मिला के इतना जल्दी और इतना आसान भी नहीं लगता। उसकी भी टेक्निकल वजह है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा संकट हो जाएगा कांग्रेस के लिए, और इस समय थोड़ी सी सहानुभूति की जो लहर बनी हुई है उसमें चढ़ करके सवार होकर के चुनाव जीता जाए, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। जी अजय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।